नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पंजाब में असेंबली इंतखाबात की तारीख में तब्दीली का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने इंतखाब के लिए पहले से तय 14 फरवरी की तारीख को आगे बढ़ाने का मुतालबा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था, जिसे कबूल कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि पंजाब में असेंबली इंतखाब की तारीख को 6 दिन आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अब पंजाब में वोटिंग 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगी। वादे रहे कि वज़ीर आला चन्नी की गुजारिश पर इलेक्शन कमीशन ने 17 जनवरी को एक इंतहाई अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में वज़ीर आला चन्नी के साथ बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के खत पर भी गौर खौस किया गया। सभी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के पेश नजर वोटिंग की तारीख को आगे बढ़ाने का मुतालबा किया था। खत में लिखा गया था कि 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का त्यौहार होने की वजह से रियासत का एक बड़ा तबका पहले ही वाराणसी जा सकता है। ऐसे में अगर वोटिंग हुई तो वो लोग वोट देने के हक से महरूम रह जाएंगे। काबिल जिक्र बात यह है कि रियासत में रविदासिया और रामदासी सिखों समेत दर्ज फरीजात की आबादी 32% से ज्यादा है। उनका बेशतर हिस्सा गुरु रविदास के तई अपने अकीदत रखता है। ऐसे में ये अकीदतमंद हर साल गुरु रविदास जयंती पर श्री गुरु महाराज की वाराणसी वाक़े समाधि पर ख्याज अकीदत पेश करने जाते हैं। लोग इसी वजह से इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई थी कि इलेक्शन की तारीख में उसे आगे बढ़ाया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने उस रिक्वेस्ट को मान लिया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने पीर को भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडरों पर ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उसके इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत दर्ज कराएगी। पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुनाकिद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी और उसके लीडरान ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसके इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर शिकायत करेगी और उन्हें तवक्को है कि कमीशन बीजेपी को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी करने की हिदायत देगा। इस मौके पर उन्होंने किसानों के साथ संकल्प लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके रियासत में किसानों की खैरख्वाह हुकूमत बनाने का काम करेंगे। किसान लीडर तुजेंद्र सिंह वर्क के साथ गेहूं और चावल हाथ में लेकर अखिलेश ने 3 काले कानूनों के जरिए किसानों पर ज्यादती करने वालों को रियासत के किसान हराने का अहद करते हैं। एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने किसानों को तयक़ुन दिया कि उनकी हुकूमत बनने पर न सिर्फ फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान किया जाएगा, बल्कि सिंचाई के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों के लिए पेंशन और इंश्योरेंस का नज़्म किया जाएगा। हम अन्य संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसान पर अत्याचार और अन्याय किया है उनको हराएंगे और हटाएंगे। इसके लिए मैं कहूंगा कि तेजिंदर बिग जी हमें संकल्प दिलाएं, और तेजिंदर बिग के साथ साथ हम अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान भाइयों से कहेंगे कि संकल्प लें, अन्य संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं। हाँ, खड़े हो। अनाज, गेहूं और चावल आप भी ले सकते हैं। आई छोड़ो। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। हम उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रियासत में दोबारा हुकूमत बनने पर गुंडे और मुजरिमीन पर पहले की तरह सख्ती बरती जाएगी। योगी ने पीर के रोज फेसबुक पर लिखे पोस्ट में कहा कि हुकूमत फिर से गुंडों पर टूटेगी और
पहले जैसे उन्हें बिल के अंदर घुसाया गया था, उसी तरह अगली बार भी उन्हें बिल के अंदर घुसने पर मजबूर करेगी। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के अन्य संकल्प पर भी निशाना साधा और उन्हें जिन्ना प्रेमी बताया। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है। कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था, वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को आज जबरदस्त झटका लग सकता है, क्योंकि काबीना वजीर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसी को जहन में रखते हुए बीजेपी ने काबीना वजीर हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। वाज़ेह है कि हरक सिंह रावत काबीना से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, जिसको तस्लीम नहीं किया गया था और उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उनका इस्तीफा भी कबूल करने के लिए कह दिया गया है। बीजेपी के रियासती सदर मदन कौशिक के हवाले से पार्टी के मीडिया इंचार्ज मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर रावत को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के सबब पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि रावत माजी में कई बार दल बदल करने के साथ ही मुतनाज़ा बयानबाजी करते रहे हैं। सन 2016 में कांग्रेस हुकूमत में वजीर रहते हुए उन्होंने वज़ीर आला और हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके हुकूमत को गिरा दिया था। इसके बाद 9 अरकान असेंबली के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में उन्हें रियासत की बीजेपी हुकूमत में वजीर बनाया गया था। यहाँ भी कई बार उन पर हटधर्मी के इल्जामात लगे। हरक सिंह रावत का बीजेपी से निकाला जाना बीजेपी के लिए एक जबरदस्त सियासी झटका माना जा रहा है। इन्होंने मनगढ़ंत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ मैं, ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। ऐसा ना हमा में सब नंगे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए मैंने पला जो सिर्फ 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लैशरोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, आप उस पर विचार कर लो। इतनी ही बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, हमें अमित शाह जी से, नरजर जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूं। कहां से आएगी ऐसी बुद्धि? आएगी तो कहां से आ जाएगी? नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं। इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं? घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं, तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य, कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है,
और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। सर, किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत, तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा निस्वार्थ होकर। कांग्रेस ने पीर को इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा में अपोजिशन के वोटों को तकसीम करने और बीजेपी की मदद करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोवा में कांग्रेस के सीनियर मुवस्सिर पी चिदम्बरम ने कहा कि लोग या तो बीजेपी या फिर इख्तियार की तब्दीली के वोट दे रहे हैं। चिदम्बरम ने एक बयान में कहा कि मेरा अंदाजा यह है कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी गोवा में सिर्फ गैर बीजेपी वोटों को कम करेगी और उसकी तस्दीक अरविंद केजरीवाल ने भी की है। गोवा में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लोग गवर्नेंस को तब्दील करना चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट देंगे और जो लोग चाहते हैं कि गवर्नेंस जारी रहे वो बीजेपी को वोट देंगे। राय दहिंदगान के सामने गोवा इंतखाब वाज़ेह है, क्या आप हुकूमत बदलना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने गोवा के वोटरों से अपील की कि वो इख्तियार की तब्दीली के लिए वोट करें और कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस को गोवा में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश में सख्त लड़ाई का सामना है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी रियासत में पुरानी पार्टी के खेल को खराब कर रहे हैं। कांग्रेस एक मजबूत चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है और सियासी हलकों में क़यास आराइयों के बावजूद तृणमूल के साथ किसी भी इत्तेहाद की बातचीत को मुस्तरद कर दिया है। कांग्रेस के मौक़िफ़ से मायूस तृणमूल ने कांग्रेस के खिलाफ जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मुस्तकिल अवाम के मुद्दों को उठाते रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक मुल्क में नफरत की सियासत चलती रहेगी, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी से लड़ाया जाता रहेगा। इस वक्त तक मुल्क तरक्की उस वक्त तक नहीं कर सकता। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि मुल्क की तरक्की में नफरत सबसे बड़ी रुकावट है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली सियासत को सिर्फ भाईचारे से शिकस्त दी जा सकती है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैं भी नफरत से भरी सियासत को खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नफरत ही बेरोजगारी के लिए भी जिम्मेदार है। मुल्की और गैर मुल्की सनत बगैर समाजी अमन और सुकून के नहीं चल सकती। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान गरीब और अमीर के दरमियान तफरीक की है, जिसकी वजह से गरीब तंग आ चुके हैं और अमीर मजे में है। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव वल्लभ ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान जब मुल्क में आम आदमी परेशान था और मुतवस्सो और निचले तबके का आदमी रोटी को तरस रहा था, तब अमीरों की आमदनी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के बजाय उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। हुकूमत ने जीएसटी बढ़ाकर गरीबों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार पीर के रोज पूना में मेट्रो ट्रेन में आम मुसाफिर की तरह नजर आए। महाराष्ट्र के साबिक सीएम अचानक पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाली मेट्रो स्टेशन पहुंचे और अपने कुछ साथियों के साथ ट्रेन में करीब 6 किलोमीटर तक खड़े होकर सफर किया। खास बात यह है कि पवार ने अपना टिकट भी आम आदमी की तरह लाइन में लगकर खुद ही खरीदा। बता दें कि पिंपरी से फुगेवाड़ा के बीच मेट्रो ट्रेन सर्विसेज का आगाज 31 जनवरी को होने जा रहा है। इससे पहले शरद पवार ने लोगों को इसके तहत अवेयरनेस लाने के लिए यह अचानक दौरा किया। एनसीपी चीफ ने सफर के बाद मेट्रो के अहदेदारों से मुलाकात भी की और प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज आईपी डिपो से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि पहली इलेक्ट्रिक बस आज से दिल्ली की सड़कों पर चलना शुरू हो गई है। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस आज सड़क पर आ गई है। आज का दिन कई लिहाज से बहुत अहम है। सबसे पहले दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के शोबे में एक नए दौर का आगाज हुआ है। पहली इलेक्ट्रिक बस सड़क पर उतरी है। मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में पुरानी बसों को हटाने के साथ ही दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। पहली दिल्ली की इलेक्ट्रिक बस सड़क पे उतरी है। ये इंसिडेंट कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक तरह से ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नई युग की शुरुआत हुई है दिल्ली में, जबकि बिजली से चलने वाली पहली बस आज सड़क पे उतरी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर धीरे धीरे करके जैसे जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी वैसे वैसे अब इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आती जाएंगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी आप लोगों ने देखा जब बस चली ना तो इसमें आवाज़ आती और एक ज़रा सा भी धुआं, ज़ीरो एमिशन है, कोई भी धुआं इस बस से नहीं निकलता। तो प्रदूषण को कंट्रोल करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। आज पहली बस गई है और अप्रैल तक हमें उम्मीद है 300 बसें आ जाएंगी और हमारा टारगेट है उसके बाद 2000 और बसेस अगले कुछ वर्षों के अंदर 2000 और इलेक्ट्रिक बसेस लाने का। एक और भी आज बड़ी बात ये हुई है कि 2011 से के बाद से आज तक डीटीसी के बेड़े में एक भी नई बस नहीं आई थी। कुछ ना कुछ ग्रहण लगा हुआ था, कुछ जिंक्स लगा हुआ था। जब भी कोशिश की जाती थी तरह तरह की अड़चने आ जाती थी। मैं समझता हूँ कि आज इस पहली बस ये आज डीटीसी के बेड़े में आई है, ये क्लस्टर में नहीं है, डीटीसी की ओनरशिप में है। तो आज हमने हवन भी किया, भगवान से भी प्रार्थना की है। हम समझते हैं कि जिंक्स टूटेगा और अब डीटीसी के अंदर और नई बसें आनी चालू होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हाँ, चार्जिंग 1 से 1.5 घंटा फास्ट चार्जिंग में ये है। एक चार्ज में 120 किलोमीटर, मिनिमम 120 किलोमीटर ये बस चल लेती है। वेस्ट बंगाल के बाद अब तमिलनाडु के वजीर आला एम.के. स्टालिन ने दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड से रियासत की झांकी को बाहर करने को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। स्टालिन ने झांकी को शामिल करने के लिए पीएम मोदी के इंटरवेंशन की मांग की है। स्टालिन ने जिस झांकी को बाहर किया गया वो सुब्रमण्यम भारती, वीओ चिदम्बरनार, वेलू नचियार, मारुत पांडियार भाइयों और दीगर को जाहिर करती हैं। तमिलनाडु से पहले वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी मुजाहिदीन आज़ादी के कंट्रीब्यूशन पर मबनी झांकी को बाहर करने पर मरकजी हुकूमत के फैसले पर हैरानी का इजहार किया था। उन्होंने इतवार के रोज वज़ीर आज़म मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर फिर से गौर करने की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि रियासत के लोगों को इस कदम से तकलीफ होगी। बनर्जी ने यह भी कहा था कि झांकी को खारिज करने का कोई रीजन नहीं बताया गया। बनर्जी ने मोदी को लिखे 2 चिट्ठियों के 2 पेजेस की चिट्ठी में कहा था कि मैं मरकजी हुकूमत से आइंदा यौम जमहूरिया से वेस्ट बंगाल हुकूमत की जानिब से झांकी को अचानक बाहर करने के फैसले से हैरान हूं। उन्होंने दरखास्त की थी कि उन झांकियों को दोबारा रिपब्लिक डे की परेड में शामिल किया जाए। बिरजू महाराज का इंतकाल हो गया। वो 83 बरस के थे। उन्होंने दिल्ली के साकेत के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। पंडित बिरजू महाराज के पोते स्वराज मिश्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे दादाजी नहीं रहे। मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उन्होंने 17 जनवरी 2022 को आखिरी सांस ली। वो 4 फरवरी 1938 को हुडिया उत्तर प्रदेश में कथक डांसरों के खानदान में पैदा हुए थे। बिरजू महाराज सिर्फ 9 साल के थे जब उनके वालिद पंडित लक्षण महाराज का इंतकाल हो गया था। पंडित बिरजू महाराज ने मुल्क और मुल्क से बाहर कई प्रोग्रामों में कथक रक्स का मुजाहरा किया था। उनका असल नाम मोहन लाल मिश्रा था, लेकिन उनकी शोहरत
पंडित बिरजू महाराज के नाम से फैली। वो लखनऊ कालिका बंदादीन घराने के फनकार थे। उनके चचा शंभू महाराज और लच्चू महाराज भी कथक रक्स में माहिर थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नामवर कथक रक्कास गुरु पंडित बिरजू महाराज के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया। ट्विटर पर अपने ताजियती बयान में वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तानी रक्स को एक मुनफरिद शिनाख्त देने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दुनिया को हिंदुस्तान की कामयाबियों की एक झलक दिखाई। डेवॉस एजेंडा समिट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी नौजवानों में कारोबारी सलाहियत आज एक नई बुलंदी पर है। उसे यहां पर शुरू होने वाली तादाद से देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने तर्ज जिंदगी की वजह से आबो हवा के लिए पैदा होने वाले चैलेंजों के बारे में दुनिया को खबरदार किया। उन्होंने कहा कि थ्रोवे सकाफत और तारीफियत आबो हवा के लिए ज्यादा संगीन चैलेंजेस का बायस है। उन्होंने दुनिया से मिशन लाइफ की अपील की। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि मिशन लाइफ एक आलमी तहरीक बन जाए, तभी हम आने वाले नस्लों को महफूज रख सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप और वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल जैसे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस भारत के लिए गर्व का विषय है। भारत के कोविन पोर्टल में स्लॉट बुकिंग से लेकर सर्टिफिकेट जनरेशन की जो ऑनलाइन व्यवस्था है, उसने बड़े बड़े देशों के लोगों का भी ध्यान खींचा है। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान लाइसेंस राज से होती थी। ज्यादातर चीजों पर सरकार का नियंत्रण था। भारत में बिजनेस के लिए जो भी चुनौतियां रही है, वो मैं समझता हूं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर चुनौती को दूर करें। आज भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, सरकार के दखल को कम कर रहा है। भारत ने अपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को सिंप्लीफाई करके, कम करके उसे दुनिया में मोस्ट कॉम्पिटिटिव बनाया है। बीते साल ही हमने 25,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस कम किए हैं। भारत ने रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जैसे कदमों में सुधार करके बिजनेस कम्युनिटी का विश्वास लौटाया है। भारत ने ड्रोन्स, स्पेस, जियोस्पेशियल मैपिंग जैसे कई सेक्टर्स को भी डीरेगुलेट कर दिया है। भारत ने आईटी सेक्टर और बीपीओ से जुड़े आउटडेटेड टेलीकॉम रेगुलेशंस में बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। साथियों, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में विश्व का एक भरोसेमंद पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रास्ते बना रहे हैं। भारतीयों में इनोवेशन की, नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने की जो क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। इसलिए भारत में इन्वेस्टमेंट का ये सबसे बेस्ट टाइम है। भारतीय युवाओं में आज एंटरप्रेन्योरशिप एक नई ऊंचाई पर है। 2014 में अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के केसेस में और अमवात में काफी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 20,71,145 अफराद इस मोजी वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 4,102 ने अपनी जान गंवाई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 32,92,09,880 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 55,59,352 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 5,57,987 अफराद का इलाज जारी है। नए मुतासरीन में
अमेरिका 2,87,000 के साथ टॉप पर है, जबकि 2,78,000 मामलों के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। वहीं 2,57,000 नए केसेस के साथ हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। बीते दिन अमेरिका में 346 नई अफवाह दर्ज की गई। एक्टिव केसेस के मामले में भी अमेरिका टॉप पर है। पूरी दुनिया में करीब 5,57,00,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में हलाकत खैज कोरोना वायरस केसेस की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 2.5 लाख से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जिससे एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 15 लाख से ज्यादा हो गई। दरिया असरा इतवार को मुल्क में 49,46,348 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई और अब तक 1,57,20,47,825 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,13,444 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें 2,58,090 लोगों की रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसे मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,73,80,253 हो गई। इसी अरसे में मजीद 385 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 4,86,451 हो गई। मुल्क में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI के चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक मार्च से इन बच्चों को वैक्सीन लगेगी। फिलहाल मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटों में 2,58,000 से जायद केसेस मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरोड़ा ने बताया कि मुल्क में अब तक 15 से 17 साल के 3,31,00,000 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 13 दिन में ही 45% बच्चे पहली डोज के साथ वैक्सीनेटेड हैं। 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन मुहिम 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था। इन्हें कोवैक्सीन लगाई जा रही है। अरोड़ा का कहना है कि जनवरी के खत्म तक 15 से 17 साल के 7,40,00,000 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। इसके बाद फरवरी की शुरुआत से इन बच्चों को दूसरी डोज देना शुरू कर दिया जाएगा। महीने के खत्म तक इन सबको वैक्सीन की दूसरी डोज लग जाएगी। इसके बाद 12 से 14 साल के बच्चों को फरवरी के आखिर या फिर मार्च की शुरुआत से वैक्सीन देना शुरू किया जा सकता है। अरोड़ा के मुताबिक 12 से 17 साल की उम्र के बच्चे काफी हद तक एडल्ट की तरह ही होते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए तो ये बच्चे हुकूमत की प्रायोरिटी में हैं। उनके मुताबिक टीनेजर्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इनका स्कूल और कॉलेजों में एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, जिससे इन्हें कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में अबूधाबी में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर 3 तेल टैंकर्स धमाके से तबाह हो गए। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि तेल टैंकर्स एक हमले का शिकार हुए हैं। UAE अफसरान का कहना है कि हमले ड्रोन की मदद से किए गए, जिसमें 3 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक शुदगान में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। इस वाक़े की जांच शुरू होने से पहले ही यमन के ईरान इत्तेहाद हौसी तहरीक ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इस तंजीम ने बयान जारी करके UAE पर हमले शुरू करने की बात कही है। अबूधाबी पुलिस का कहना है कि सनती इलाके मस्फी में 3 ईंधन टैंकर ट्रकों में धमाका हुआ। ये तेल फर्म ADN OC का ईंधन स्टोर रहता है। बताया जा रहा है कि अबूधाबी में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग गई। इस धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों की शिनाख्त अभी तक जाहिर नहीं की गई। पुलिस ने खबर रसा एजेंसी WAM को दिए गए एक बयान में कहा कि शुरुआती जांच में एक छोटे तैयारे का कुछ हिस्सा मिला। मुमकिन है कि ड्रोन के हिस्से होंगे। हो सकता है कि दोनों मकामात पर ड्रोन से हमला किया गया हो। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।